लास्ट क्लास हम लोगों की जो हुई थी उसमें हमने इस बारे में पढ़ा था कि आखिर हम लोगों के आजू बाजू जो रिएक्शंस होती हैं उन रिएक्शंस को हम लोग किन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। और उसमें हमने ये देखा था कि कुछ रिएक्शंस को आप फिज़िकल की कैटेगरी में रखते हो और कुछ रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी में रखते हैं। जिसमें से हम लोगों का सिलेबस क्या है? हम लोगों का सिलेबस है केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना, जो कि जो भी फिजिकल रिएक्शंस थी वो सारी की सारी फिजिकल रिएक्शंस बताओ आपने कहाँ पे पढ़ी है? वो सारी की सारी फिजिकल रिएक्शंस आप लोग ऑलरेडी आपके 9th स्टैंडर्ड के सिलेबस में पढ़ चुके हो। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को 10th क्लास के सिलेबस में ये पढ़ना है कि आखिर केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, उन लोगों को हम लिखते किस तरीके से हैं, या फिर उन लोगों को हम सॉल्व किस तरीके से करते हैं। ठीक है, ओके। तो आज का देखो सबसे पहला हम लोगों का जो टॉपिक है वो ये कि अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, हमने डे टू डे लाइफ में लास्ट टाइम डिस्कस किया है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है? आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? क्योंकि हम तो जानते हैं कि ओल्ड सब्सटेंस नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? ये बातचीत हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो भी ओल्ड सब्सटेंस होता है वो ओल्ड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है बताओ? आप लोगों के न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मैं इन दोनों सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, कि नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ एज कंपेयर टू पुराने सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ कैसी है, तो आप ये देखते हो कि नए सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल सब्सटेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो आप लोगों को क्या मिलता है? एक नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, आपको क्या मिलता है? नया सब्सटेंस देखने को मिलता है। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस वहाँ पे क्या होता है? प्रोड्यूस होता है विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बट कई बार कैसा होता है कि हम लोग बहुत ही आसानी से अपनी आंखों के सहारे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर इस पर्टिकुलर जगह पे एक फिजिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे कहूँ कि जो बर्फ़ है उसको कन्वर्ट करो पानी में, है ना, तो आप बोलोगे कि मैडम ये फिजिकल है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँगी कि जो कच्चा आम था उसे पके आम में हमने कन्वर्ट कर लिया, तो ऑब्वियस है कि जो कच्चा आम है वो पके आम में कन्वर्ट हुआ, तो आप उसे क्या कहोगे? आप उसे केमिकल रिएक्शन कहोगे। तो होता क्या है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं जो आप देख सकते हो, है ना, आप कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, आप कुछ ऑब्जर्व करते हो, वहाँ पे समथिंग इज ऑब्जर्व्ड, कुछ वहाँ पे ऑब्जर्व करते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर रिएक्शन के अंदर आपको ये ऑब्जर्वेशंस मिलेंगी। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें हमको ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलती, राइट? जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन तुम्हारी बॉडी के अंदर हो रही है तो तुम्हें कैसे देखने को पता चलेगा? तुम्हें कैसे पता चलेगा बताओ? तुम्हें नहीं पता चल सकता ना। आप कैसे बता सकते हो बॉडी के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है? आप नहीं बता सकते। समझ में आ रही बात? आप नहीं बता सकते। आप बॉडी के अंदर होने वाली रिएक्शंस को नहीं बता सकते। तो क्या वो केमिकल नहीं है? वो रिएक्शंस केमिकल तो हैं, बट आप उन्हें बता नहीं पा रहे हो, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हो, आप उन्हें फील नहीं कर पा रहे हो, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? आप उनको कुछ कह नहीं पा रहे हो आप उनके बारे में, राइट? अच्छा, तो ऐसे में लेकिन अगर कुछ रिएक्शंस हम लोगों को दिखती हैं, कुछ रिएक्शंस हम लोगों को फील होती हैं, तो उन रिएक्शंस में कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। हम उन रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन से बातचीत करते हैं। जैसे कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में हम लोगों को गैस बाहर निकलती हुई दिखती है। मतलब ऐसी कई रिएक्शंस होंगी जब आपने कुछ रिएक्शन करवाई और रिएक्शन के होने की वजह से उस रिएक्शन में क्या निकल रही है? गैस बाहर निकल रही है। अब गैस हो सकता है कलरफुल गैस हो, है ना, कई केसेस में कलरफुल गैसेस निकलती हैं, बराबर, लेकिन कई बार ये कलरफुल गैसेस नहीं भी निकलती हैं। तो आपको जब भी कोई गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही होगी तो हम लोग क्या करेंगे? बोलेंगे कि अरे देखो देखो वहाँ पे क्या हो रही है? केमिकल रिएक्शन हो रही है ना। चाय बनाना, दूध उबालना, पानी गर्म करना, मैडम इसमें भी तो गैस निकलती है बाहर, बट हाँ उसको हम केमिकल रिएक्शन नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जब आप दूध उबालते हो
तो बेसिकली जो वेपर्स बाहर निकलते हैं वो क्या होता है, उस दूध के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो उसके वेपर्स होते हैं, ना कि कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और ना ही उसके कुछ वेपर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कुछ भी नया नहीं बनता और नए सब्सटेंस के वेपर्स भी वो नहीं होते। उस दूध के अंदर जो पहले से लिक्विड मौजूद है वो उसके वेपर्स होते हैं। तो जब कुछ नया बन ही नहीं रहा तो केमिकल रिएक्शन कहाँ की? तो ऐसा नहीं। तो जब आप किन दो चीज़ों को मिक्स करते हो या फिर मान लेते हैं कभी कुछ ऐसा होता है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया सब्सटेंस है और नए सब्सटेंस की गैस निकल रही है ना, तो आप कहोगे करके कि वो रिएक्शन में क्या हुई है, आपका केमिकल रिएक्शन हुई है। वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस को देखकर हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसका मैं एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दे सकती हूँ, तुम अपने घर में भी कर सकते हो। तुम्हारे घर में, सभी लोगों के घर में दो चीज़ें होती हैं। घर में बर्तन धोने का, या जो बर्तन धोना छोड़ो, कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर होता है ना। उस डिटर्जेंट पाउडर को, थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर ले लो कटोरी में, है ना, बेटर रहेगा कांच की कटोरी में आप लीजिए और ना नींबू का रस डाल दो उसमें। तो आप देखोगे कि आपका जो डिटर्जेंट पाउडर है, उस डिटर्जेंट पाउडर में जैसे ही आपने नींबू का रस डाला, आपको छोटे 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 बबल्स दिखने लगेंगे। बहुत बड़े बड़े बबल्स नहीं होंगे, हाँ, छोटे छोटे बबल्स होंगे, एकदम बारीक बारीक से बबल्स होंगे, ठीक है। बहुत छोटे छोटे गैस के बबल्स होंगे। इस छोटे छोटे गैस के बबल्स को हम लोग क्या कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं। ये टॉपिक आगे जाके आप लोगों को केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा 11th स्टैंडर्ड में यूज़ आएगा, तो अभी आप ध्यान रखिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं। करके देखना। अच्छा चलो मान लेते तुम्हारे घर में डिटर्जेंट नहीं है, तुम्हारे घर में मान लो सोडा है, सोडा, ठीक है। उस सोडे में एक काम करो, आप नींबू का रस डालो, तो आपको एफरवेसेंस दिखेंगी। बहुत सारे छोटे 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 क्या दिखेंगे, बबल्स दिखेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि ये एफरवेसेंस किसके होते हैं, ये CO2 के एफरवेसेंस होते हैं। बट वो जो छोटे 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 बबल्स दिखते हैं, ये छोटे छोटे बबल्स इंडिकेट करते हैं कि वहाँ पे क्या हुई है, कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब भी किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होगी, तो गैस के इवॉल्व होने से हम ये कह पाएंगे कि अच्छा कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार दो चीज़ों को मिक्स करने से गैस इवॉल्व होती ही है, ऐसा नहीं होता। अभी मान लेते हैं तुम सोडे की जगह मिर्ची पाउडर ले लो, अब मिर्ची पाउडर में नींबू का रस डालो, क्या वहाँ पे कोई बबल्स निकलेंगे? क्या नहीं निकलेंगे। इट मीन्स दैट हमेशा आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखे, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ जगह इवोल्यूशन ऑफ गैस दिख सकती है और कुछ जगह आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं दिख सकती है। बट अगर आपको कहीं गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही है नए सब्सटेंस की, तो वो कंफर्म है कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन आप लोगों की क्या है, बताइए, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। इस पर हम लोग और डिस्कशन करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं अभी जनरल इंट्रो देती जा रही हूँ, फिर एक एक करके मैं डिटेल में इन सब चीज़ों को बताऊंगी। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब भी कभी हम लोग रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने की वजह से आपका जो कंटेनर होता है, मतलब जिस कंटेनर में, जिस बीकर में आप रिएक्शन कर रहे हो, उस कंटेनर का या उस बीकर के इसमें आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? आप लोगों को टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल जाता है। तो जब भी आपको टेम्परेचर में चेंज देखने को मिल जाता है, तब आप कहते हो कि वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो गई है आप लोगों की, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो गई है। लेकिन मैडम हमको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर में चेंज हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा? देखो, आपके पास एक ग्लास है, आप अभी उसको टच कर रहे हो, है ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मान लेते हैं उस ग्लास में मैंने कुछ मिला दिया और उस ग्लास में मैंने मिलाते बराबर आप लोगों को ये कहा कि एक काम करो, अब उस ग्लास को टच करो। जैसे मान लेते हैं मैंने ग्लास में बर्फ़ मिला दी, है ना, मैंने ग्लास में क्या मिला दी, बर्फ़। तो जब मैं बर्फ़ को मिलाऊंगी, फिर उसके बाद अगर मैं ग्लास को टच करूंगी, तो मुझे ग्लास कैसा लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? कैसा लगेगा? ठंडा ठंडा लगेगा। तो बस इसी ठंडे को हम फील कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर घट गया। टेम्परेचर क्या हो गया? घट गया। चेंज हुआ ना टेम्परेचर में? हाँ हुआ। अगर उस ग्लास में मान लेते हैं मैं गरम गरम दूध डाल दूं, मान के चलो, और फिर तुमको बोलूं कि ग्लास को आप टच करो, तो ऐसे में बोलो क्या होगा? आपको वो पर्टिकुलर ग्लास कैसा दिखेगा? आपको वो पर्टिकुलर ग्लास में बहुत ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो गरम गरम फील हो रहा है। तो आप बोलोगे कि हाँ करके ये इसमें टेम्परेचर बढ़ गया है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है,
कई बार केमिकल रिएक्शंस में रिएक्शन होने के बाद जो आपका कंटेनर होता है, जो बीकर होता है जिसमें आप वो रिएक्शन करवा रहते हो, उस पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर रिएक्शन में चेंज होता है, कुछ रिएक्शंस में होगा, बढ़ेगा, और कुछ रिएक्शंस में हो सकता है घटेगा, और हो सकता है कि कुछ रिएक्शंस में ये टेम्परेचर चेंज ना भी हो। बट मैं क्या बात कर रही हूँ, अगर हुआ तो अगर हम कभी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं और उस केमिकल रिएक्शन में आपको गैस इवॉल्व होती हुई दिखती है, तो ये गैस इवॉल्व होना उस केमिकल रिएक्शन का क्या है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम कभी रिएक्शन करवाते हैं और रिएक्शन करवाने के बाद हमको टेम्परेचर चेंज हुआ मिलता है, यानी कि नॉर्मल पहले जितना था उस नॉर्मल की अपेक्षा अभी टेम्परेचर और इंक्रीज हो गया, ये एक सीन हो सकता है। और दूसरा सीन हम लोगों को क्या हो सकता है कि पहले जितना टेम्परेचर था उसकी अपेक्षा अब बोलो टेम्परेचर आप लोगों का क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कई बार जब हम केमिकल रिएक्शंस कराते हैं, तो जब आप केमिकल रिएक्शन हो जाती है और उस दौरान अगर आप बीकर को टच करते हो तो आपको वो बीकर या तो बहुत ठंडा मिलता है या तो बहुत गर्म मिलता है। एक गर्म वाली एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ का तो मैं आपको वैसे भी दे सकती हूँ। कैसे, देखो अभी तो फिलहाल हम लोग अपने अपने घरों में पेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, डिस्टेम्पर यूज़ करते हैं। वैसे तो डिस्टेम्पर वगैरह कोई अब यूज़ करता नहीं है, बट स्टिल आप अपने पेरेंट्स को पूछिएगा कि पहले के ज़माने मतलब आज से अगर मैं 10 साल पीछे जाऊं तो लोग घरों में पेंट यूज़ नहीं करते थे क्योंकि वो क्वाइट एक्सपेंसिव आते थे। तो ऑप्शन क्या होता था, डिस्टेम्पर यूज़ कर लिया, एक और ऑप्शन होता था चूना यूज़ कर लिया। तो मैं बात करती हूँ चूने की। चूने को तो खैर अभी भी यूज़ किया जाता है कई जगहों पर, कई घरों में देखा होगा आपने, यूज़ करते हैं वो लोग। पहले दीवारों को चूने से पोतेंगे, फिर चूने के ऊपर पेंट करेंगे, ऐसा होता है कई जगह। तो अगर आपने चूने के बारे में सुना है तो जो चूना होता है उस चूने को अगर आप पेंटर, जो इंसान होता है जो पेंट करता है दीवारों को, वो इंसान जब उस चूने को डिसॉल्व करता है ना, चूना आपको किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, पानी में डिसॉल्व करके उसको सोल्यूशन बनाया जाता है और उस सोल्यूशन को फिर दीवारों पे लगाया जाता है। तो जब वो इंसान क्या करता है, उस पर्टिकुलर चूने को डिसॉल्व करता है बाल्टी में, तो जब जैसे ही उस बाल्टी में वो चूना प्लस पानी मिक्स करता है, तो चूना और पानी मिक्स करने के बाद जिस बाल्टी में उसने वो मिक्स किया होता है ना, वो बाल्टी आप लोगों की एक्सट्रीमली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो ऑब्वियस है कि इस पर्पज़ के लिए मैं ऐसी किसी बाल्टी का यूज़ नहीं करूँगी जो बाल्टी प्लास्टिक की हो, क्योंकि अगर मैंने प्लास्टिक की बाल्टी का यूज़ किया तो इतनी हीट से तो वो बाल्टी ही पिघल जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम लोग लोहे की बाल्टी का यूज़ करते हैं जब भी हमको क्या डिसॉल्व करना होता है, चूना डिसॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन करवाने के बाद टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ये उसका एक रिएक्शन का बोलो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। बट इट डजंट मीन्स कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर घट भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि टेम्परेचर बराबर क्या रहे, कांस्टेंट, मतलब कोई भी आपको चेंज टेम्परेचर में ना दिखे, ठीक है। तो चूना प्लस वाटर, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया। तो इसको मैं कल की क्लास में ज़्यादा डिटेल में समझा के दूंगी। बट जब भी किसी रिएक्शन में या किसी रिएक्शन के होने के बाद उस रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। हम कल की क्लास में इन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, कल या परसों की क्लास में। अभी सिर्फ नाम सुन लो कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई और उस केमिकल रिएक्शन में आपने ये देख रहे हो कि बीकर को टच करने पे टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिल रहा है, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक। और अगर मान लेते हैं आपने उस कंटेनर को टच किया और टच करने के बाद आपको ठंडा ठंडा लगा, तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को आप लोग क्या कहोगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि वहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज नहीं हुआ, बल्कि पहले जितना नॉर्मल टेम्परेचर हुआ करता था उससे भी आप लोगों को क्या मिल गया है, कम टेम्परेचर मिल गया है। तो ऐसे में आप लोग कहोगे कि ये चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन का क्या है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बट टेम्परेचर के अलावा क्या किसी केमिकल रिएक्शन में क्या कोई और भी ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलती हैं क्या? तो बिल्कुल, आपको केमिकल रिएक्शंस में एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, वो होता है चेंज इन कलर।
मतलब जब हमने रिएक्शन शुरू की थी तो जो हमारा सब्सटेंस था उस सब्सटेंस का कलर अलग था, और जब हमारी रिएक्शन ख़त्म हो गई तो उसका सब्सटेंस का कलर अलग है। हो सकता है पहले आपका सब्सटेंस कलरलेस है, अभी पिंक कलर का हो गया, ब्लू कलर का हो गया, या पहले येलो कलर का था और अब रेड कलर का हो गया, पहले पिंक कलर का था और अभी कलरलेस हो गया। तो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको एक और ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकती है, वो ये आप लोगों का कलर चेंज। ठीक है, आप लोगों का कलर चेंज के देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी फिलहाल तुम्हें कोई कॉमन एग्जाम्पल नहीं बता रही हूँ डे टू डे लाइफ का, लेकिन अभी नीचे बताऊंगी डिस्क्राइब करके एकदम। तो ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल बता दिया तो तुमने उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को रट लिया। ऐसी इनफाइनाइट रिएक्शंस हो सकती हैं केमिस्ट्री में, और उन इनफाइनाइट रिएक्शंस में इनफाइनाइट टाइप के कलर चेंजेस हो सकते हैं। बट वेन एवर यू ऑब्जर्व अ चेंज इन कलर, कि आपके ओरिजिनल या फिर ओल्ड सब्सटेंस का कलर अलग है और न्यू सब्सटेंस का कलर अलग है, देन आप कहोगे कि ये भी चेंज इन कलर भी केमिकल रिएक्शन का बोलो क्या है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है। चेंज इन कलर ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। चौथे कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं बातचीत करूं कि और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपकी केमिकल रिएक्शन के, तो एक चौथे कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, तुम्हारी वो कंप्यूटर वाली पीपीटी नहीं है, यहाँ पे पीपीटी का अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में बातचीत करूँ तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रेसिपिटेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रेसिपिटेट। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रेसिपिटेट? तो देखो पहले मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। आप लोगों के पास पानी है, आपने एक कांच का ग्लास लो, उसमें आप पानी भर दो। अब आप क्या करो, बाहर जाओ, आप ईंट होती है ना, ब्रिक लाल कलर की, घर बनाते हैं जिससे हम लोग, उस ब्रिक को उठा के लेकर आओ। उस ब्रिक को अच्छे से क्रश कर दो, उसको तोड़ दो छोटा 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 छोटा। उस ब्रिक के थोड़े से टूटे हुए पार्टिकल्स को या फिर उसके पाउडर को आप क्या करो, पानी के गिलास में डाल दो। क्या होगा कि आपने जो ब्रिक डाली वो ब्रिक क्या हुई, आप लोगों की उस पानी में डिसॉल्व नहीं हुई। ठीक है, वो उस पानी में क्या नहीं हुई, डिसॉल्व नहीं हुई। जैसे कि एक ग्लास है, इस ग्लास में मैंने पानी भर के रखा है, तो वो जो आप ब्रिक डालते हो वो ब्रिक क्या होती है, उस पर्टिकुलर पानी में डिसॉल्व नहीं होती, बल्कि आप ये देखोगे कि नीचे जाके ब्रिक के पार्टिकल्स इस तरीके से, या ब्रिक का पाउडर इस तरीके से ग्लास के बॉटम में बोलो क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। और जब कोई ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, कंटेनर के बॉटम में डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, ऐसी कोई सॉलिड चीज, ठीक है, ऐसे कोई सॉलिड पार्टिकल्स जो कंटेनर के बॉटम में क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, बराबर उन पर्टिकुलर चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। या फिर मैं तुमसे ऐसा कह सकती हूँ, एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल जो कि इनसोल्यूबल होता है, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, ठीक है, जो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, जो इनसोल्यूबल होता है, उस पर्टिकुलर सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का प्रेसिपिटेट कहते हैं। कई बार पता है प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स इतने भारी होते हैं कि वो बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाता है। कई बार प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स हैं आप लोगों के क्या होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं, तो वो बॉटम में तो डिसॉल्व होता ही होता है, लेकिन बॉटम के अलावा वो आपके पूरे ग्लास में पार्टिकल्स इस तरीके से कैसे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, मतलब फैले हुए रहते हैं। सिर्फ बॉटम में रहेंगे ऐसा नहीं, पूरे पानी के ग्लास में आपको पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और कई बार तो प्रेसिपिटेट ऐसा भी होता है कि आप लोगों का ग्लास से निकल के वो प्रेसिपिटेट आपका क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। वो प्रेसिपिटेट क्या हो रहा है, आपके ग्लास से निकल के बाहर आ रहा है। ऐसा भी एक सीन होता है, हमने लैब में वो काम किया है, बट प्रेसिपिटेट का मीनिंग क्लियर है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट बेसिकली आप लोगों का एक ऐसा सॉलिड होता है जो क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है पानी के अंदर डालो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पानी के अंदर डालो, बराबर किसी दूसरे लिक्विड के अंदर भी अगर आपने डाला है और अगर वो चीज आप लोगों के उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। सो प्रेसिपिटेट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट विच इज इनसोल्यूबल। ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, बेसिकली आप लोगों का एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो बेसिकली क्या होता है,
इनसोल्यूबल होता है, हो सकता है पानी में इनसोल्यूबल हो और हो सकता है किसी दूसरे लिक्विड में इनसोल्यूबल हो, लेकिन वो डिसॉल्व नहीं हो पाता। और जो पर्टिकुलर सब्सटेंस डिसॉल्व नहीं हो पाता उसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट या फिर पीपीटी कहते हैं। टीवी में वो ऐड आता है ना टाटा नमक का, कि नमक की प्यूरिटी को आप चेक करिए, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें आप नमक डिसॉल्व करके देखिए, अगर नमक बॉटम में डिपॉजिट हो रहा है या फिर आपको अपना पानी वाइट 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 दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलो क्या कहते हैं कि नमक इम्प्योर है। लेकिन अगर वो नमक पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, ठीक है, बराबर, आप लोगों का क्या हो गया बताओ, आप लोगों का वो जो नमक है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि उस पानी के अंदर नमक है। जैसे अगर घर में करके देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पानी के अंदर नमक डिसॉल्व है। तो ऐसे को कहते हैं डिसॉल्व होना। बट कई बार चीजें डिसॉल्व नहीं हो पाती, और जब चीजें डिसॉल्व नहीं हो पाती हैं तो आपका जो सोल्यूशन है या तो उसके बॉटम में जाके डिपॉजिट हो जाती है या फिर उस सोल्यूशन में सस्पेंडेड रहती है। सस्पेंडेड का मतलब उसके पार्टिकल्स उस सोल्यूशन में आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का बोलो, आप लोगों का क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो आपकी ऐसी कई केमिकल रिएक्शंस होंगी केमिस्ट्री में जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, जहां पे प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि हर रिएक्शन में गैस निकलेगी, मैं ये नहीं कह रही हर रिएक्शन में आपको कलर चेंज दिखेगा। ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं जिनमें आपको कलर चेंज नहीं दिखता। जैसे दूध व्हाइट होता है, भैया दही बन गया, दही बनने के बाद बोलो क्या होता है, आज का कलर बोलो कैसा होता है, उसका कलर भी व्हाइट होता है ना। लेकिन क्या आपको यहाँ कोई कलर चेंज दिख रहा है? नहीं मैडम, कलर चेंज तो हमको कुछ नहीं दिख रहा। फिर तो इट डजंट मीन्स कि हर रिएक्शन में आपको कलर चेंज दिखे, इट डजंट मीन्स कि हर रिएक्शन में आपको प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखे। कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिख भी सकता है, ठीक है, और आपकी कुछ रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बना हुआ नहीं भी दिख सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कुछ जगहों पे प्रेसिपिटेट बना हुआ दिख भी सकता है और कई जगहों पे नहीं भी दिख सकता है। केमिस्ट्री में जनरली हम पढ़ेंगे अभी आगे की क्लास में कि आप लोगों की जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं, है ना, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है ज्यादातर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है, प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है। अच्छा, अब बात आती है कि प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, बताओ। तो वो देखो रिएक्शन टू रिएक्शन वेरी करेगा। कुछ रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का कलर येलो होगा, कुछ में ग्रे होगा, कुछ में रेड होगा, कुछ में ऑरेंज होगा, कुछ में कलरलेस यानी कि व्हाइट होगा। तो ये जो प्रेसिपिटेट है आपको कॉमनली किस रिएक्शन से मिलेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मिलेगी। और इस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। कलर वेरी फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? कलर वेरी फ्रॉम सब्सटेंस टू सब्सटेंस, सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये चीज वेरी करेगी। आपको क्या प्रेसिपिटेट के कलर्स याद करने पड़ते हैं क्या? हाँ, हमें प्रेसिपिटेट के कलर्स याद करने पड़ते हैं। ये जब आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखोगे ना तो उसके नीचे जहां जहां प्रेसिपिटेट बनता है वहां वहां हम उस प्रेसिपिटेट का कलर लिखते हैं। आगे जब आप फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ोगे 11th और 12th स्टैंडर्ड में, तब ये प्रेसिपिटेट के कलर्स आपको वहां पे काम आते हैं। तो यह हमको प्रेसिपिटेट के कलर्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक पर्टिकुलर तुम्हें एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे कि देखो, इसको, ये आपको बीकर दिख रहा है, इस बीकर के इस पार्ट को चेक करो, देखो ये कैसा दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो पानी है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो पानी है। लेट्स से ये कोई भी एक सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन, हमें अभी नहीं पता कि कौन सा सोल्यूशन है, बट होगा कोई सोल्यूशन होगा। बट कैसा, देखो सोल्यूशन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन उस सोल्यूशन के अंदर ऊपर से कुछ डाला गया। अब ऐसा क्या डाला गया उस सोल्यूशन के अंदर कि उसके डालते बराबर देखो एक येलो 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 कलर की पूरे उस ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन के अंदर क्या क्रिएट हो गई, फोम क्रिएट हो गई, है ना। एक आपको दिख रहा है ना कि एक रुई के जैसा कुछ क्रिएट हो रहा है, या झाग के जैसा, जैसे शेविंग क्रीम में कैसा झाग आ जाता है, उस झाग के जैसा कुछ अंदर क्रिएट हो रहा है। बस इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग हमारा क्या कहते हैं, पीपीटी कहते हैं। इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग हमारी क्या कहते हैं, बोलो, पीपीटी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, आप लोगों की पीपीटी कहलाती है। तो होता कैसा है
कि पीपीटी रिएक्शन के दौरान बनती है, पीपीटी रिएक्शन के दौरान बनती है। और जो ये तुम्हें येलो कलर की मैं रिएक्शन दिखा रही हूँ, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, ठीक है, एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है। आपके पास होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है, आपके पास होता है लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट कलरलेस होता है, कलरलेस, ठीक है, पानी के जैसा, जैसा दिख रहा है ना ऊपर वो सोल्यूशन कैसे कलरलेस, बस वैसे ही कलरलेस होता है। और इस लेड नाइट्रेट में यदि मैं एक दूसरा कलरलेस सोल्यूशन डालूं जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, तो ये दोनों के दोनों ही भैया कैसे लोग थे, कलरलेस लोग थे। बट जब इन दोनों को आपस में मिक्स किया गया तो इन दोनों को आपस में मिक्स करते बराबर आपको ये येलो 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 कलर का पूरा एक फोम क्रिएट होने वाली सिचुएशन देखने को मिल गई। और आप बोल रहे हो कि अरे भगवान, ये तो मेरा कलर चेंज हो गया, मेरे पास पहले सोल्यूशन मेरे कलरलेस से दोनों, और अब मैं कलरलेस से किस में हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया। तो पहली बात, यहाँ पे आपको कलर चेंज भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ में आपको कुछ वो इनसोल्यूबल पार्टिकल भी प्रोड्यूस होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो इनसोल्यूबल पार्टिकल आपको प्रोड्यूस होते हुए दिख रहा है, ये इसका एक बहुत ही अच्छा फेमस नाम है, ये आपको याद रखना है। इस येलो कलर की पीपीटी को हम लोग कहते हैं लेड आयोडाइड, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेड आयोडाइड। यानी कि जो येलो कलर की पीपीटी होती है वो किसकी होती है, लेड आयोडाइड की होती है। सो देयर आर मेनी केमिकल रिएक्शंस इन विच पीपीटी इज फॉर्म्ड, ठीक है। कैसे बनाएंगे पीपीटी, याद कैसे रखेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ये सब हम लोग धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर में जैसे जैसे आगे जाएंगे उसको पढ़ेंगे। बट क्या ये बात क्लियर है अभी कि हम लोग किस चीज को पीपीटी कहते हैं, और एक एग्जांपल हमने पीपीटी का देख लिया। सो राइट नाउ हमने टोटल कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ ली, पहला, आपको कुछ ऐसी रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं जिन रिएक्शंस में आपको गैस इवॉल्व होती हुई दिख रही है। इवॉल्व मतलब उस कंटेनर के अंदर से गैस बाहर आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि कई बार गैस कलरलेस होती है, हमें दिखती नहीं है, फिर मैडम अगर नहीं दिखेगी तो आप कैसे पहचानोगे कि गैस आ रही है, वी विल स्टडी इट, ठीक है। बट समटाइम्स कि आपको बहुत कलरफुल कलरफुल गैसेस बाहर आती हुई दिख रही हैं, ब्राउन कलर की, येलो कलर की, ग्रीन कलर की, है ना, इस तरीके की कलरफुल गैसेस भी आपको रिएक्शन में कई दफा बाहर आती हुई निकलती हुई दिखती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ा कि कई रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, कई रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। मतलब रिएक्शन करने से पहले मान लो अगर स्थिति नॉर्मल थी, तो रिएक्शन करने के बाद उस नॉर्मल के कंपेयर में, उस ओरिजिनल वाले के कंपेयर में टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाता है या फिर टेम्परेचर घट जाता है। तो देयर आर मेनी रिएक्शंस जिनमें आपको क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखेगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपको टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में आपको टेम्परेचर घटता हुआ दिख रहा है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको हम कल पढ़ेंगे डिटेल में, एक्सो एंडो को, ठीक है। अभी मैं इसको एक ही जगह सब पढ़ाकर खिचड़ी नहीं मचा रही हूँ। दूसरी चीज होती है कि ऐसी कई रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है, कलर चेंज होता हुआ देखने को मिलता है। जैसे कि कच्चा केला कैसा दिखता है, ग्रीन कलर का, बाद में जब वही केला पक जाता है कैसे कलर का दिखता है, येलो। सो वो ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कलर चेंज। ऐसी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, जब वो कच्चे होते हैं तो उनका कलर अलग होता है, जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर बदल जाता है। सो फ्रूट्स जब पक गए तो वहां पे भी देखो एक कलर चेंज आपको देखने को मिला। सो कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जब हम सब्सटेंस को ओरिजिनली देखते हैं तो ओरिजिनली उन सब्सटेंस के पास कोई कलर नहीं होता और प्रोडक्ट बनने के बाद उनमें कलर आ जाता है, बताओ। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे सोडियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो सोडियम आप जानते हो ग्रे कलर की होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है सोडियम, इतनी रिएक्टिव होती है कि इसको कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल के नीचे हमको डुबका के रखना पड़ता है, ठीक है। सोडियम ग्रे कलर की होती है। अगर मैं क्लोरीन गैस की बात करूं तो आपकी जो क्लोरीन गैस होती है, पहली बात तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस है, ठीक है। क्लोरीन गैस जो होती है ना, हाईली पॉइजनस गैस होती है। इस गैस को आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है, इसको आप यूज नहीं कर सकते बराबर। ये बहुत ही गंदी है, अगर आपने थोड़ा ज्यादा मात्रा में इसको इनहेल कर लिया
तो ये आपको तकलीफ दे सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैं क्या कह रही थी कि हम लोगों का जो सोडियम होता है वो सोडियम का कलर कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। हाईली रिएक्टिव जो क्लोरीन होती है ये गैस होती है, इसका जो कलर होता है ना वो जब आप येलो कलर को आप और ग्रीन कलर को जब मिक्स कर देते हैं तो कैसा कलर बनता है, येलोइश ग्रीन कलर, वैसा कलर होता है इस क्लोरीन गैस का। और जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं और कंबाइन होकर जब ये नमक बनाती है NaCl, तो बताओ तुम्हारे घर में किचन में जो नमक का डब्बा है उसमें नमक कौन से कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। बताओ क्या यहाँ पे रिएक्शन होने से पहले कलर्स अलग थे? हाँ। क्या रिएक्शन होने के बाद कलर अलग है? हाँ। तो ऐसी कई केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें आपको क्या दिखेगा, कलर चेंज दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको क्या दिखेगा, कलर चेंज दिखेगा। क्लियर है वाली चीज। अभी मैं तुम्हें कलर चेंज के 2-3 इलस्ट्रेशंस दिखाती हूँ। देखो ये पहला इलस्ट्रेशन देखो, ये एक कलरलेस सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है ये, कलरलेस सोल्यूशन। इस बात पे अभी आप फिलहाल फोकस मत करिए कि ये कौन सा सोल्यूशन है, आप बस इतना ध्यान रखिए ये कलरलेस सोल्यूशन है। और ये जो बाजू में है ये मैंने एक वायर ली है, ठीक है, ये मैंने वायर ली है, दिख रहा है वायर का कैसा कलर है, ओके। जब इस वायर को मैं उस कलरलेस सोल्यूशन के अंदर डालती हूँ तो पहली बात तो वायर जाके क्या हो गई, पूरी तरीके से बताओ डिजोल्व हो गई। वायर क्या हो गई, डिजोल्व। मतलब अभी आपको इस सेकेंड यानी कि इस पर्टिकुलर थर्ड टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पे कोई वायर दिख रही है क्या, उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर यहाँ तो कोई वायर नहीं दिख रही। इसका मतलब पूरी की पूरी वायर क्या हो गई, डिजोल्व हो गई। अब डिजोल्व हुई तो हुई, अब लेकिन जो सोल्यूशन का कलर है देखो वो कैसा है, ये आपका हल्का सा स्काई ब्लू कलर का सोल्यूशन है। इसका मतलब क्या, रिएक्शन होने से पहले तो सोल्यूशन कलरलेस था और रिएक्शन होने के बाद सोल्यूशन कैसा है आपका, ब्लू कलर है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर, ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन कलर। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ ये इसको तो तुम घर में भी कर सकते हो। मैं जो एक्टिविटीज कह रही हूँ ना कि आप इसे घर में भी कर सकते हो, करके देखा करो। जब आप रियलिटी में एक्टिविटीज को अपने डे टू डे लाइफ में करके देखोगे तब आप केमिस्ट्री को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। अभी जैसे कि ये कैसा सोल्यूशन है, ये आप लोगों का एक कलरलेस सोल्यूशन है। ये कैसा है, ये थोड़ा सा येलोइश टाइप का आपको कलर दिख रहा है। अभी मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ तो देखो जैसे ही आप इनको मिक्स करते हो आपका सोल्यूशन धीरे धीरे खुद को कन्वर्ट करने लगता है किसमें, ब्लड रेड कलर में, खून के जैसा दिखने लगता है। यानी कि इन दोनों को मिक्स किया तो बोलो क्या बन गया, खून वाला कलर बन गया। सो इन दिस रिएक्शन वी आर ऑब्जर्विंग व्हाट, अ कलर चेंज। तो इस रिएक्शन में भी क्या हुआ, एक कलर चेंज हुआ। अब मैं तुम्हें एक ऐसा फैक्ट बताती हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। होता कैसा है, एज वी नो हर कंट्री में कुछ ना कुछ गलत मान्यताएं होती हैं, लाइक जिसको हम लोग कहते हैं सुपरस्टिशन। अब कई लोग कैसे होते हैं जिन लोगों को साइंस की जानकारी नहीं होती है ना, जिन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ये सब नहीं पता है, वो लोग, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, जो लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं, ठीक है, दूसरे लोग उन्हें बेवकूफ़ बना देते हैं, जो अंधविश्वास में आ जाते हैं। तो अंधविश्वास में आते कैसे हैं, होता कैसा है कि आपके घर में पहले ये चीज़ बहुत चलती थी और इवन अभी भी चलती होगी, बट अब तो काफ़ी लोग अक्ल और समझदार हो गए हैं क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग अब पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं। तो जब तुम अपने सामने ऐसा कुछ गलत होता हुआ देखोगे, लेट्स से तुम्हारे घर में ऐसा कुछ गलत होता हुआ देखोगे, तो तुम बताओगे ना अपने घर के लोगों को कि नहीं नहीं ये तो देखो जो सामने वाला इंसान बता रहा है ये गलत बता रहा है, ये तो बल्कि एक साइंस है। देखो मैं एक एग्जाम्पल तुम्हें बताती हूँ। होता कैसा था पहले के ज़माने में मतलब कुछ साल पहले या फिर अभी भी कुछ ढोंगी लोग आपके घर में आते थे, कहते थे कि इस घर में भूत है, इस घर में किसी ने आपके घर में जादू टोना करके रखा है, सारी प्रकार की बकवास। अब जिस इंसान के घर में आए हैं वो इंसान कैसे यकीन करेगा इन सारी बातों पर, वो बोलेगा ना भग मैं यकीन नहीं करता, मैं क्यों यकीन करूं, मेरे घर में भूत है। तो ऐसे में बताए वो लोग क्या करते थे, अच्छा उस इंसान को बोलते थे अच्छा आपको यकीन नहीं है ना, रुकिए एक काम करते हैं, आपको मैं एक नींबू देता हूँ, अपन उस नींबू को काटते हैं, या फिर उसी इंसान से नींबू मांगते थे, जो भी हो, उससे चाकू मांगेंगे, उससे नींबू मांगेंगे, या फिर अपना नींबू लेंगे, अपना चाकू लेंगे, व्हाटएवर, बट वो हमेशा क्या करते थे, उन्हीं लोगों से नींबू मांगते थे और चाकू मांगते थे। क्या बोलते थे कि अगर
मैंने इस नींबू को काटा और अगर इस नींबू के अंदर से खून यानी कि लाल 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 लाल, क्योंकि तुमने सभी ने देखा है ना नींबू अंदर से कैसा दिखता है, लेमन काटने पे क्या कभी लाल कलर का दिखता है क्या लेमन खून के जैसा? नहीं। बट अगर मैंने लेमन को काटा और लेमन इस तरीके का लाल लाल दिख रहा है तो इसको मतलब आपके घर में भूत है, भूत। ये इस तरीके की बातचीत की जाती थी, ठीक है। अच्छा, वो लोग उनसे नींबू मांगते थे, नींबू को काटते थे और नींबू अंदर से लाल निकल जाता था। फिर वो उनको डराते थे कि आपके घर में देखो इस चुड़ैल का साया है, इस भूत का साया है। उन लोगों को ठगते थे, उनसे पैसा लेते थे भूत भगाने के नाम पे, ऑल एंड ऑल, है ना। और एट द एंड होता कुछ नहीं था, आप लोगों का उनको ठग कर चले जाते थे, राइट। लेकिन लोग बेवकूफ़ कैसे बने? लोग इसीलिए बेवकूफ़ बने क्योंकि दुनिया में हर इंसान को पता है कि नींबू को काटने से इस तरीके का लाल 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 खून तो नहीं बनता। फिर ये खून कहाँ से आया? ये नींबू लाल कैसे निकला? दिस इज केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। दिस इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यही तो केमिस्ट्री की दुनिया है। देखो, जादूगर लोग जो होते हैं हमारे सामने किस तरीके से अपने हाथ की सफाई दिखा देते हैं। अगर वो जादूगर आपके बाजू में भी बैठा हो ना और आपको अपनी हाथ की सफाई दिखा दे, आप पकड़ नहीं सकते कि उसने क्या काम किया। हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, वहाँ मैजिशियन अपना शो दिखा रहा था। वो हमारी टेबल पे आया, उसने हमको भी कुछ शो दिखाए। अभी पहले वो क्या दिखा रहा था कि उसके पास एक ड्राइंग बुक है, वो पूरी खाली थी। उसने हमको बोला आप चेक करिए, हमने एक एक पन्ने पलट के देखे, उसमें पूरा कुछ ही नहीं था। फिर बाद में उसने कुछ किया और उस की हुई चीज के अंदर से बोलो क्या हो गया, वो आप लोगों का उस पर ड्रॉइंग्स आ गई। फिर उसने एक और शो दिखाया, उसने एक रुमाल लिया, रुमाल को अपनी टोपी में डाला, टोपी के अंदर कुछ नहीं था, मैंने खुद ने हाथ डाल के देखा था। फिर बाद में उसने वहां से एक कबूतर निकाला। अब वो पता नहीं कैसे करते हैं, बट ये उनकी हाथ की सफाई होती है। तो जब इस तरीके से आप लोगों के पास कोई इस तरीके का जादू टोना टाइप का इंसान आता है तो वो भी क्या करता है, हाथ की सफाई दिखाता है। कैसे करता है? जब आपसे वो चाकू मांगता है, बड़ी ही चालाकी से केमिस्ट्री का ज्ञान वो उपयोग करता है। क्या करता है? आप लोगों का वो इस चाकू के ऊपर एक केमिकल लगा देता है। आपको इस केमिकल का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम लोगों को खैर एक जीके फैक्ट के नाम पे बता रही हूँ ताकि तुम लोगों को चीज़ें पता रहे कि आखिर केमिस्ट्री कहते किसको है। इसमें एक पर्टिकुलर सोल्यूशन लगा देता है, इसको हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में अमोनियम थायोसाइनेट। इसे क्या कहते हैं? अमोनियम थायोसाइनेट। और जो नींबू होता है ना, उस नींबू के ऊपर भी वो एक क्या कर देता है, एक सोल्यूशन लगा देता है जिसको हम लोग कहते हैं फेरिक क्लोराइड। और होता क्या है कि जब वो उस चाकू से, जिस चाकू के ऊपर अमोनियम थायोसाइनेट लगा है, उस चाकू को जैसे ही वो नींबू के ऊपर रखता है उसको काटने में, तो नींबू के ऊपर क्या लगा के रखा हुआ है? फेरिक क्लोराइड रखा के रखा है। तो चाकू के ऊपर का अमोनियम थायोसाइनाइड और आप लोगों के नींबू के ऊपर का फेरिक क्लोराइड, इन दोनों के बीच में बोलो क्या होती है? रिएक्शन होने लगती है। और जैसे ही रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट खुद लाल कलर का होता है। इसीलिए हम लोग जैसे जैसे नींबू को काटते जाते हैं वैसे वैसे लाल कलर का प्रोडक्ट बनता जाता है और धीरे 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 वो कैसा है, आप लोगों का लाल लाल कलर का खून आपको दिखने लगता है। थोड़े 2-4 बूंद आपको दिखने को लगते हैं और हम लोग उसको कहते हैं कि अरे हमारे घर में भूत है, भूत है। सो रियलिटी में कोई भूत नहीं था। जो इंसान आपको ये ठग कर गया उसको केमिस्ट्री आती थी और हमको केमिस्ट्री नहीं आती थी। सो देयर आर मैनी सुपरस्टिशियस थिंग दुनिया के अलग अलग कोनों में, नॉट ओनली इन इंडिया। लेकिन उन चीज़ों के पीछे साइंस इन्वॉल्व होती है ना, उन चीज़ों के पीछे फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। वो चीज़ें आप लोगों की साइंस की होती हैं बराबर। उनको क्या किया जाता है, बड़ी चालाक ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सो इन केस फ्यूचर में तुम अगर कोई ऐसी चीज़ देखो कि अगर कोई तुमसे ये कह रहा है कि नींबू के अंदर से हम खून निकाल रहे हैं, देन आप कह सकते हो कि ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जब 11th क्लास में जाओगे या फिर कभी फ्यूचर में केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल्स करोगे तो ये सारे के सारे केमिकल्स आपकी लैब में मौजूद होंगे। आप घर से नींबू लेकर जाना, चाकू लेकर जाना, चाकू के ऊपर अमोनियम थायोसाइनेट लगाना, नींबू के ऊपर फेरिक क्लोराइड लगाना और सही में काट के देखना, एग्जैक्टली आप लोगों को इस तरीके का दिखेगा। इसमें तो खैर बहुत सारा रेड रेड दिखाया है इस गूगल इमेज ने,
लेकिन आपको इस तरीके का रेड रेड दिखेगा। सो क्या ये रेड रेड कोई भूत का संकेत है क्या? नहीं, ये रेड रेड इस बात का संकेत है कि वहां पे उन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई। उस केमिकल रिएक्शन से क्या हो गया, आप लोगों का क्या हो गया, आप लोगों का आपका ब्लड लाइक कलर प्रोड्यूस हुआ, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका भूत कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन सुपरस्टिशन था बराबर, और इसके बारे में मैंने बहुत एक्चुअली सुना था। तो देयरफॉर मैंने तुम लोगों को ये चीज सजेस्ट की, क्योंकि ये हमारे चैप्टर से भी रिलेटेड था। हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं ना कि किस रिएक्शन में आप लोगों का मतलब क्या क्या आपको देखने को मिलता है, राइट। तो इसी तरीके से हम लोगों ने ये क्या की है, चीजें बात की है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो साइंस पढ़ रहे हो, आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, उस केमिस्ट्री की यूटिलिटी क्या डेली लाइफ में कुछ है भी, क्या हम ऐवी बस पढ़े जा रहे हैं। सो देयर आर टोटल, अभी तक मैंने कितने बताए बताओ आपको, टोटल 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए किसके, एक केमिकल रिएक्शन के। पहला, उस केमिकल रिएक्शन में हो सकता है गैस निकले, ठीक है, हो सकता है आप लोगों को क्या मिले, आप लोगों को वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होती हुई मिले, हो सकता है आप लोगों को वहां पे कलर चेंज मिले, हो सकता है वहां पे आप लोगों को क्या मिले, टेम्परेचर चेंज मिले। ठीक है, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक आप लोगों की 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, उस 5वीं कैरेक्टरिस्टिक पे भी बातचीत कर लेते हैं। दैट 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स इज नोन एज आप लोगों का चेंज इन स्टेट। ठीक है, वैसे इस कैरेक्टरिस्टिक पे मैं ऑलरेडी कल भी बातचीत कर चुकी हूँ। ठीक है, कि हम लोग एक कैंडल जलाते हैं, जब कैंडल जलाते हैं तो उसकी जो वैक्स होती है, उस वैक्स से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम वही वैक्स आप लोगों की पिघलती है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि पहले वैक्स सॉलिड फॉर्म में थी, और बाद में वही वैक्स आप लोगों की धीरे धीरे पिघल रही है, तो लिक्विड फॉर्म में जा रही है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्टेट चेंज देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम लोग उस वैक्स को जलाते हैं, जब आपने उस वैक्स को क्या किया, जलाया, तो वहां से लाइट एनर्जी निकलती है मोमबत्ती के अंदर से, बट एट द सेम टाइम आपको दिखता नहीं है, बट वहां पे CO2 भी निकलती है, और वहां से H2O भी निकलती है, और ये दोनों गैसियस फॉर्म में होती हैं, और वैक्स हम लोगों की कैसे फॉर्म में थी, सॉलिड। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो पुराना सब्सटेंस था वो सॉलिड स्टेट में था, और जो नया सब्सटेंस है वो गैसियस स्टेट में है। तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में आपको क्या देखने को मिला, चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिला। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा आप लोगों के पास चेंज इन स्टेट, तीसरा चेंज इन टेम्परेचर, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और चेंज इन कलर। ठीक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक। तो पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करनी है, लिखनी है। तो अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने को आए, मान लेते 2 मार्क्स के लिए, तो आपसे वो सिर्फ नाम पूछ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स के। हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करने को बोले कि एक्सप्लेन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स विथ 1 एग्जाम्पल। तो आपको हर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करना है एक एक एग्जाम्पल देते हुए। समझ में आ रही बात? तो देखो, तो अभी हमने क्या बातचीत की, बताइए कि आप लोगों की टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनमें मैंने एक चेंज इन स्टेट भी बता, इसमें कौन सी वाली नहीं है यार, कलर है, इवोल्यूशन ऑफ गैस है। अच्छा, इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, 5वीं वाली, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। हो सकता है कोई ऐसी भी एक केमिकल रिएक्शन हो जिनमें आपको ये 5 ही देखने को नहीं मिल रही, मे बी, वैसे ऐसा होगा नहीं, बट 5 ही देखने को नहीं मिल रही, मे बी, हो सकता है। बट हो सकता है कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन मिले जिसमें आपको ये 5 देखने को मिल रही हैं। हो सकता है किसी में 3 देखने को मिल रही हैं, किसी में 2 देखने को मिल रही हैं। तो किस रिएक्शन में कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगी, ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती, तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये वो रिएक्शन खुद डिसाइड करती है। हो सकता है किसी रिएक्शन में कलर चेंज भी मिल रहा है, उस रिएक्शन में स्टेट चेंज भी मिल रहा है, और उस रिएक्शन में गैस भी इवॉल्व हो रही है, और टेम्परेचर चेंज भी मिल रहा है, चारों चीजें मिल रही हैं। तो वो रिएक्शन टू रिएक्शन क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक है, अब देखो, बुक वाले ने इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझाने के लिए
3 एक्टिविटीज यूज की थी। एक उसने यूज की थी एक्टिविटी 1.2, 1.3 और एक्टिविटी 1.1। मैंने भी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया, बट मैंने एक्टिविटीज को यूज नहीं किया, ठीक है। मैंने बिना एक्टिविटीज को यूज किए डे टू डे लाइफ के एग्जांपल्स के थ्रू इन चीजों को समझाने की कोशिश की। बट चलो एक काम करते हैं, अभी एक्टिविटीज क्यों आया, अभी इन चीजों को हम लोग एक बार समझ लेते हैं। जैसे एक्टिविटी 1.2 ये मैं बता चुकी हूं, अभी इसी क्लास में मैंने बताया कि एक कंटेनर में आपने लेड नाइट्रेट लिया, दूसरे में आपने पोटेशियम आयोडाइड लिया। लेड नाइट्रेट कैसा होता है, कलरलेस होता है। पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है, कलरलेस होता है। और आपको बोला कि दोनों को मिक्स कर दो, और आपसे बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमें ये बताना है, यहाँ पे आंसर हमें पता है क्या लिखना है, हमें आंसर ये लिखना है व्हेन वी मिक्स द लेड नाइट्रेट सोल्यूशन विथ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन देन येलो कलर्ड पीपीटी इज फॉर्म। आपको क्या मिलेगी, येलो कलर्ड की पीपीटी वहां पे फॉर्म होगी। और जैसा कि मैंने अभी तुम्हें बताया था कि ये येलो कलर की पीपीटी किसकी होती है, ये येलो कलर की पीपीटी लेड आयोडाइड की होती है। ये येलो कलर की पीपीटी किसकी होती है, लेड आयोडाइड की होती है। तो यहां से ये जो एक्टिविटी 1.2 है, इससे साफ साफ बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्रिएट करेगा, येलो कलर पीपीटी इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। द पीपीटी इज अ व्हाट, मतलब वो पीपीटी किस चीज की है, तो आपको याद रखना पड़ेगा लेड आयोडाइड यानी कि पीबीआई की पीपीटी है वो। या फिर आपको ये क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट विल हैपन इफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर, तो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड टुगेदर देन येलो पीपीटी ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ये इस तरीके से एक्टिविटी 1.2 में आपको चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ओके। फिर वैसे ही आपको एक्टिविटी 1.3 दी गई है। एक्टिविटी 1.3 में वो कह रहा है कि इस तरीके से कोनिकल फ्लास्क लो, उसके नीचे में कुछ जिंक के ग्रैनुअल्स डाल दो। देखो ग्रैनुअल्स का मतलब क्या होता है, बहुत बारीक बारीक जिंक एक मेटल है, ठीक है। जिंक क्या है, एक मेटल है। इस जिंक मेटल के क्या डाल दो, टुकड़े डाल दो। फिर वो कह रहा है कि इस जिंक मेटल के अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो। फिर कह रहा है कि यहां से इस तरीके से हमने उसको कोनिकल फ्लास्क को हमने बंद कर दिया, एक स्ट्रॉ लगा दी, तो हम ऐसा ऑब्जर्व करते हैं कि यहां से कौन सी गैस बाहर निकल रही है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस मैं तुम्हें बता दूं कलरलेस होती है, तो तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि मैम अगर हाइड्रोजन गैस कलरलेस होती है तो फिर आपको कैसे पता कि वहां से हाइड्रोजन ही गैस निकल रही है। अच्छा, आपको ये कैसे पता कि वो गैस है भी कि नहीं है, हो सकता है जब आपको कोई दिख ही नहीं रही तो बता कैसे सकते हो कि वहां पे गैस है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, है ना। कैसे टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुम सीखते जाओगे, बट फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही जानो वो काफी है। तो अभी यहाँ पे हम लोग हमारी ये वाली क्लास रोकते हैं। कल हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे कि अब केमिकल रिएक्शन हो तो गई, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिए, लेकिन उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसे लिखते कैसे हैं। जब आप छोटे होते हो, जब आप स्कूल नहीं जा रहे होते हो, तो क्या आपको बोलना नहीं आता, आपको कुछ शब्द तो बोलने आते हैं ना। जब अपने मम्मी पापा से, आजू बाजू के लोगों से, घर वालों से सुनते हो तो सुन सुन के कुछ तो बोलते होगे ना अपनी नेटिव लैंग्वेज में, राइट। तो वैसे ही हम लोगों ने सुन तो लिया कि केमिकल रिएक्शन में ये फलाना ढिमका, लेकिन जब आप स्कूल जाते हो तो आप उस लैंग्वेज को लिखना सीखते हो। तो वैसे ही अभी आपको केमिकल रिएक्शंस को कैसे लिखा जाता है, इक्वेशंस को आपको लिखना सीखना है, हाउ टू राइट अ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन। सो आवर नेक्स्ट क्लास वुड बी क्या, पहले तो हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। मैंने सिर्फ अभी इतना बता दिया कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया, बट हम इसको प्रॉपरली समझेंगे कि आखिर क्यों टेम्परेचर बढ़ा, कैसे बढ़ा और क्यों नहीं बढ़ा, या इनके बीच का डिफरेंस क्या है। और फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि हाउ टू राइट अ प्रॉपर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो बस यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए इसको रोकते हैं, कल इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू।